तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडुकेटर जी पे। जी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक लेक्चर। जी हाँ, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो भारतीय संविधान है उसको निर्माण करने के लिए जितने भी विशेष समितियों का निर्माण किया गया था, उनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो भी। आप देखेंगे अक्सर में इन जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे फैक्चुअल प्रश्न काफ़ी बनते हैं, तो उन्हीं टॉपिकों में से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। जी हाँ, कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जहां से चीजों को भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया था। कुछ देसी स्रोत भी थे, कुछ विदेशी स्रोत भी थे, सारे काफी इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर एग्जाम में देखेंगे कि इनसे सीधे सीधे फैक्चुअल प्रश्न काफी बनते हैं। अक्सर देखेंगे आप संविधान के क्वेश्चन थोड़े से तर्क वितर्क वाले रहते हैं, लेकिन अगर जहां कहीं भी फैक्चुअल प्रश्नों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टॉपिक ऐसा है कि इससे कभी भी कोई एग्जाम हो अछूता नहीं रहा है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, सीक्वेंस वाइज चीजों को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं इनके बीच में बताते जाऊंगा, आप अगर नोट कर रहे हैं तो उसको नोट भी करते चलेंगे। तो आज हम लोग जैसा बताया आपको कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत है इनको आज हम लोग चर्चा करने वाले, कौन कौन से स्रोतों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों सबसे पहले कि दो प्रकार के स्रोत हैं, एक आपका होगा देशी स्रोत, तो दूसरा क्या है विदेशी स्रोत। जो तो देशी स्रोत है उसमें क्या होता था कि वो समय ऐसा था कि उस समय हमारे देश के लिए जो कानून है वो बन के कहाँ से आता था, ब्रिटेन से बन के आता था। तो उस जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ देशी स्रोतों की बात की, 1909 का मार्लेमेंट सुधार, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1927 साइमन कमीशन, या फिर 1935 भारत शासन अधिनियम, जो भी है। 1909 का जो मार्लेमेंट सुधार होता क्यों हुआ था कि जो 1892 का जो भारत शासन अधिनियम जो बन के आया था उसमें सुधार करने के लिए जो अधिनियम आया था वो क्या है अपना मार्लेमेंट सुधार। कि जितने भी अधिनियम हैं ये तो केवल 4 हैं, आपको पता इतने सारे अधिनियम हैं जो भारत सरकार अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम है ना। तो उन सारे अधिनियमों को जैसा बोल सकते हैं कि जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको हम लोग इंडिविजुअली एक एक लेक्चर में कवर करते चलेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक विशाल समुद्र है, समझ जाइए। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा है, सबको पढ़ना है अलग से। तो यहाँ पे हम लोग एक एक चीज को डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ सकते, हमको यहाँ जो काम है उसको हम लोग उठाते चलेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कुछ ऐसे देशी स्रोत हैं इनसे भी चीजों को जो लिया गया है भारतीय संविधान में, कि बीच बीच में जो ये सुधार होते थे क्यों होते थे कि भारतीयों को किस प्रकार की कानून व्यवस्था चाहिए, क्या हमसे गलती हुई है कानून में, उसको सुधारने के लिए बीच बीच में कुछ सुधार हुए, तो उनको भी क्या किया गया है कि उन सुधारों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान में उसको जगह दी गई है। उसमें से कुछ क्या है, जैसे 1909 का मार्लेमेंट सुधार हो गया, आपका माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कुछ विशेष सुधार नहीं है, ये भी अधिनियम ही है, लेकिन इसको ऐसा नाम इसलिए दे दिया क्योंकि माउंटेग्यू आपको मालूम उस समय के क्या कौन थे, हमारे राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, हमारे वायसराय थे भारत के। तो ऐसा कुछ नाम दे दिया गया है। 27 में आपका साइमन कमीशन, वैसे साइमन कमीशन आपको पढ़े होंगे हिस्ट्री में भी कि 1927 में आया था, लेकिन रिपोर्ट इसने कब सौंपा तो 1930 में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो चौथा है जो भारत शासन अधिनियम, इसको मैंने हाईलाइटेड कर रखा है रेड कलर में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसा अधिनियम जो आया था जिसमें से लगभग 70 से 75% चीजें जो है हमारे भारतीय संविधान में एज इट इज उठा के ले ली गई, कॉपी कर ली गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, इसलिए प्रश्न बनते हैं इसमें से कि कौन सा वो अधिनियम है जिससे मैक्सिमम चीजें भारतीय संविधान में ली गई है। तो वो है आपका भारत शासन अधिनियम। कब आया है तो 1935 को। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जितने भी अधिनियम इसको इंडिविजुअली आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस वाइज। अभी आप हमारे जो काम की चीज उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी अनुच्छेद हैं, अभी तो 450 से ऊपर अनुच्छेद हो गए, दिन ब दिन संशोधन होते रहते हैं, लेकिन उस समय 390 प्लस 95 प्लस अनुच्छेद थे, उसमें से लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद किसमें से ले गए थे, भारत शासन अधिनियम से। तो आप सोच सकते हैं कि 350 में से 250 अनुच्छेद तो सीधे कहां से ले लिया, आपके भारत शासन अधिनियम से। तो काफी इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम रहा, जिससे 250 से ज्यादा अनुच्छेद, अच्छा परसेंट नहीं पूछा जाता, तो याद रखेंगे लगभग 70 से 75% जो हमारी चीजें हैं भारतीय संविधान में वो कहां से ली गई, तो भारत शासन अधिनियम से। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे भारत शासन अधिनियम की बात है, आपको दो चीजें बताऊंगा।
मैं हमेशा इंटरलिंक करके पढ़ाता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। आगे हम लोग अगर भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो वो दो चीज़ें आपको जरूर याद रखनी। कौन सा? भारत शासन अधिनियम आने के बाद 1935 में क्या हुआ, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, आरबीआई जिसको बोलते हैं। कब स्थापना हुआ? 1935 को। तो ये आप याद रखेंगे, एक चीज याद हो गया। दूसरा, इसी का तहत क्या हुआ है 1937 में, याद रखेंगे 1937 में क्या हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ है। तो आप यहाँ पे दो चीज यहाँ से मैंने पकड़ने के लिए बोले, एक तो आपको क्या 1935 में आरबीआई की स्थापना, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार आया हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे। जब कभी भी हम लोग भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो इन चीजों को क्या करें, आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका माइंड ऑलरेडी उसको क्या कर लेगा, रिकॉल कर लेगा। तो यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर है। ये हमारे क्या थे, कुछ देसी स्रोत थे। लेकिन जो एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली पूछे जाते हैं विदेशी स्रोत से। काफी इंपॉर्टेंट विदेशी स्रोत है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम लोग इलेबोरेट करते चलेंगे, और कुछ कुछ उनसे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं या फिर आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग लगातार हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लैरिफाई करते हुए आपको बताऊंगा। सबसे पहला जैसे कि बताया विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आप लोग लेते हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे कि विदेशी स्रोत की बात करें, इसके लिए 60 से अधिक देशों का क्या आपके संविधान को पढ़ा गया है। जितने भी हमारे जो संविधान निर्माता समिति के जो मेंबर थे उन्होंने अलग अलग देशों में भ्रमण किया और वहां के संविधान की जानकारी इकट्ठा की, वहां के संविधान को पढ़ा कि जैसे कि हम लोग भारत जैसे विशाल देश के लिए संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं तो कोई गलती ना रहे, कोई चूक ना हो जाए, कोई चीज छूट ना जाए, इसलिए क्या किया गया, सबसे पहले अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसको एनालाइज किया गया, उसके बाद भारत के संविधान का निर्माण किया गया। अलग अलग देशों में जितने भी कुछ अच्छी चीजें थी उसको हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया। तो उन्हीं जितने भी चीजें की इंक्लूड किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछती है। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज है जो हमारे भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया आपका संसदीय शासन। संसदीय शासन, एक एक टर्म को आपको क्लियर करते चलना। संसदीय शासन का मतलब क्या होता है कि जैसे भारत में अभी हमारा जो संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसको क्या बोलते हैं, संसदीय शासन या फिर संसदीय प्रणाली बोलते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हमारी कहाँ है, ब्रिटेन में है। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने कहाँ से लिया, आपका ब्रिटेन से लिया है। सेकेंड हम लोगों ने क्या लिया है, एकल नागरिकता, कि भारत में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, उनकी नागरिकता कैसी होगी, एकल नागरिकता होगी। अभी तक देखेंगे एक्सेप्शन के रूप में हमारा जम्मू कश्मीर एक राज्य ऐसा था जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, आप सभी को पता है। लेकिन उसमें भी अभी यहाँ पे संविधान संशोधन करके उस चीज को खत्म कर दिया गया है। अब पूरे भारत के सभी राज्यों में कैसा नागरिकता है, तो एकल नागरिकता। आपको अलग से, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ से हैं तो हमारे पास एक ऐसा वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा कि हम एक भारत से हैं और एक छत्तीसगढ़ से हैं, केवल एक कि हम भारतीय हैं, दैट्स ऑल। तो ये क्या होता है आपका एकल नागरिकता। तो इसका प्रावधान भी कहां से किया गया, आपका ब्रिटेन से। फिर से रिकॉल करेंगे ब्रिटेन से क्या क्या दो चीजें लिए हैं, एक है आपका संसदीय शासन एंड सेकेंड वन इज एकल नागरिकता, दो चीजें होगी। सेकेंड हम लोग देखते हैं अमेरिका का। अमेरिका से देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे भारतीय संविधान में निहित किया गया है। तो सबसे पहला एक है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारत में रहने वाले लोगों को या फिर भारत से बाहर से जो लोग आए हैं उनको कौन कौन से अधिकार दिया जाए, कौन कौन से अधिकार नहीं दिया जाए, कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो मूल रूप से उनको दिया जाना चाहिए। ये सारे अधिकार किसमें, आपका मौलिक अधिकार में। और ये अधिकार हमारा कहाँ है, तो भाग 3 और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35। ये आप फिर यहाँ पे याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ है, भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो आपका अनुच्छेद कब, तो 12 से 35। अब हम लोग जैसे ही उस तरह मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए कि ये कहाँ पे है, भाग 3 में है। और अनुच्छेद कहाँ, तो 12 से 35। और मौलिक अधिकार को लिया कहाँ से गया, तो आपकी अमेरिका से। जैसा मैं अभी तक आपको पढ़ाते आया हूँ कि चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे हमारा क्या मौलिक अधिकार का बात आया तो एक चीज क्या होता है, हमारा मौलिक कर्तव्य होता है कि जैसे संविधान हमको कुछ अधिकार प्रदान किया तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है किसके, इस देश के प्रति, इस संविधान के प्रति। तो उन कर्तव्यों को भी हम लोगों ने लिया, वो कहाँ से लिया, आपका रूस से लिया। तो इसको ऐसा लिंक कर पढ़ेंगे, जो मौलिक अधिकार हो गया और ये हो गया मौलिक कर्तव्य। जब कभी भी आपके दिमाग में मौलिक अधिकार की बात आएगा, मौलिक कर्तव्य की बात आना
चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। अक्सर लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया, क्योंकि लोग उसको अलग अलग पढ़ते हैं। आप एक साथ पढ़िए ना, आप दिमाग में रखिए। जैसे ही आप पढ़ते हैं कि अमेरिका से क्या लिया गया है मौलिक अधिकार, आपके दिमाग में आना चाहिए तत्काल कि रूस से क्या लिया गया हमारे मौलिक कर्तव्य, कि हमारे जो भी कर्तव्य है इस संविधान के प्रति वो कहाँ से लिया गया, हमारा रूस से लिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। प्रेजेंट में जैसे कि हम लोग 11 मौलिक कर्तव्य है। ये भी एक और चीज आपको बता दिया कि कितने मौलिक कर्तव्य है, 11। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो भी ध्यान में आना चाहिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ है, तो भाग 4 के अनुच्छेद 51 कम है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसा कि सबसे पहले जब हमारा संविधान बना था तो उसमें ये मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये आपका तर्क वितर्क क्वेश्चन में आपका याद आता है ना, ये याद रखेंगे कि जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य था नहीं था। ये हम कब जोड़ा है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये जोड़ा गया। कौन सा, मौलिक कर्तव्य। तब यहाँ पे देखेंगे 2-3 चीजें क्लियर होगी। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। रूस से क्या लिया गया आपका, मौलिक कर्तव्य। और उनसे जुड़ी हुई जितने भी चीजें थे हम लोगों ने वो चीजों को क्लियर कर लिया है। अब देखेंगे अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से आपका लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया आपका, अमेरिका से। अब यहीं पे जैसे उपराष्ट्रपति पद का आपका बात आया तो एक और पद है जो दूसरी जगह से लिया गया, उससे कई प्रश्न पूछा है। तो याद रखेंगे आप कि राज्यपाल का पद कहां से लिया, तो राज्यपाल का पद आपका लिया गया कहां से, कनाडा से। 2 चीजें आप याद रखेंगे, क्या क्या बताया हूं, मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से, रूस से। उपराष्ट्रपति का पद कहां से, अमेरिका से। और राज्यपाल का पद कहां से, आपका कनाडा से। अगर पद से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यही 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से, अमेरिका से। और आपका राज्यपाल का पद कहां से, आपका कनाडा से। इतना चीजें क्लियर हो गई। उस पर देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। जैसे हम लोग अगर राष्ट्रपति पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर राष्ट्रपति को, तो 5-6 लेक्चर चलेगा, इतनी चीजें राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है, अर्थात राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो हम लोगों ने कहां से लिया, तो हम लोगों ने कहां से, अमेरिका से। याद रखेंगे। और इस जो ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में केवल पूछा जाएगा, सीधे प्रश्न बनते हैं कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग हमारे संविधान में किस आर्टिकल पर मेंशन है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 61। ठीक है, आर्टिकल 61 पर यह मेंशन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छा, इसके अलावा आप एक और चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज है उनको भी हम लोग महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं। ये चीजें भी हम लोगों ने कहां से लिया है, अमेरिका से। तो आप इस चीज को भी, आप इस पॉइंट को भी इसमें ऐड चाहे तो कर सकते हैं। चौथा अपन देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन। पहले तो ये टर्म आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट टर्म्स। जब तक आपके टर्म्स क्लियर नहीं रहेंगे, आप चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस नजरिए से देख ही नहीं पाएंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वो टर्म आपको बोलना क्या चाह रहा है। अब याद रखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन। पहले तो आपको याद रखेंगे पुनर्विलोकन क्या होता है। पुनर्विलोकन मतलब क्या होता है कि खुद के बनाए गए नियमों या फिर चीजों को बदलना, क्या कहलाएगा आपका, पुनर्विलोकन। और सेकंड टर्म हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, अर्थात जो न्याय व्यवस्था है, जो न्यायिक प्रणाली है, उसके द्वारा बनाए गए जो नियम या फिर कानूनों को परिवर्तन करना क्या कहलाता है, आपका न्यायिक पुनर्विलोकन। यहाँ से एक चीज क्लियर होगी। और ये चीजें कहाँ से ली गई है, आपका अमेरिका से। ये भी आप याद रखेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो अनुच्छेद 32 है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि जितने भी अधिकार है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आगे हम लोग सारे आर्टिकल्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, तब इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आप याद रखना कि न्यायिक पुनर्विलोकन हम लोग क्या बताएं कि जो न्यायिक शक्ति है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको ये शक्तियां प्रदान की गई है, जिसके तहत अनुच्छेद 32 में इन लोग 5 प्रकार की रिट भी जारी करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या किसके अंदर आएगा, आपका न्यायिक पुनर्विलोकन के अंदर। इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बता देता हूं। ये अमेरिका की चीजें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग आयरलैंड। आयरलैंड से क्या चीज लिया गया आपका, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी क्या होता है, राज्य के नीति निर्धारक तत्व। ठीक है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, भाग 4 में है ये आपका अनुच्छेद 36 से 51। अब ये डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी अर्थात जैसे हम लोग बताया राज्य की नीति निर्देशक तत्व, या इसका मतलब क्या होता है कि बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे जनता है उसके सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए जितने जिस प्रकार की चीजें हम कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो केंद्र सरकार जारी करती है कि आपको ये चीजें जो आपके नागरिक हैं या फिर जो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, आपके राज्य में जितने भी लोग निवासित हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए आपको ये चीजें करनी चाहिए। ये राज्यों को क्या करते हैं, निर्देश दिया जाता है। लेकिन याद रखेंगे डीपीएसपी या फिर भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या है, ऐच्छिक है। इनको राज्य सरकारें अप्लाई कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। क्या है डीपीएसपी, क्या है, हम लोग हल्का से समझ लिए। आगे जब इसको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डीपीएसपी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया आपका, आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया, एक तो हम लोगों ने पढ़ा राज्यपाल का पद। अब देखेंगे राज्यपाल का पद पढ़ा तो फिर पीछे आएंगे हम लोग। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, कनाडा से। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था, आपका अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ कनाडा से क्या चीज लिया गया, काफी इंपॉर्टेंट चीज जो इसको बोलते हैं हम लोग संघात्मक व्यवस्था। अगेन टर्म संघात्मक व्यवस्था आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद 1 में आपका क्या गया, भारत क्या है, आपका राज्यों का संघ है। तो संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि भारत क्या है, अनेक राज्यों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, जितने भी आपको जो शक्तियों का बंटवारा है वो कुछ क्या होती है केंद्र में निहित होती है और कुछ आपके क्या होती है राज्यों में निहित होती है। तो ऐसी व्यवस्था क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, संघात्मक व्यवस्था बोलेंगे। और ये संघात्मक व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, आपका कनाडा से। और कनाडा से एक और चीज क्या लिया गया है, आपका राज्यपाल का पद। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जैसे कि हम लोग रूस हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। और अगर मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया तो मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। याद रखेंगे इंटरलिंक करके। इसके बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आपका दो चीज लिया गया है, एक तो आपका प्रस्तावना की भाषा लिया गया, सेकंड आपका लिया गया समवर्ती सूची। दोनों चीजें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। प्रस्तावना हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा कि प्रस्तावना में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से ली गई, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। सेकेंड आपका जो प्रस्तावना अर्थात जो प्रियम्बल है, जिसको बोलते हैं सार बोलते हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सार है एक पेज में, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना बोलते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकेंड है कि समवर्ती सूची। समवर्ती क्या होता है कि समवर्ती सूची के अंदर देखो क्या होता है कि ऐसे विषयों का रखा जाता है कि जिसमें केंद्र व राज्य दोनों की शक्तियां व नियंत्रण स्थापित होती है। अर्थात ऐसे विषय जिसमें दोनों, कुछ विषय क्या होती है जो केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत में आती है, कुछ विषय क्या होते हैं कि केवल राज्य सरकार के अंदर में आते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो केंद्र व राज्य दोनों सरकार के अधीन आते हैं, दोनों सरकार को वैसे अधिकार प्राप्त होते हैं, ऐसी शक्तियां प्राप्त होती है या फिर ऐसे कर्तव्य होते हैं। तो इन्हीं विषयों को किस में रखा जाता है, आपका समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो याद रखेंगे, समझ में आया आपका समवर्ती सूची क्या होता है, क्लियर हो गया। ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सेवेंथ आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या आपका आपातकाल उपबंध कि 3 प्रकार के जो हमारे देश में आपातकाल की व्यवस्थाएं हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो ये जो तीनों व्यवस्था वो कहाँ से लिया गया, आपका जर्मनी से लिया गया। ये सारे जितने प्रश्न आपको, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, कभी न कभी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए, कई बार आए हुए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान से पढ़िएगा आप इसको। आपातकाल उपबंध हमारा कहाँ से लिया गया, आपका जर्मनी से लिया गया। अब जब आपातकाल उपबंध है हमें बात चली रहा है तो हम लोग हल्का सा पढ़ लेते हैं इसको। जी हाँ, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और इन तीनों आपातकाल का जो बोल सकते हैं कि संविधान में कहाँ पे उल्लेख है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है कि 3 आर्टिकल है, 352, 356 और 360। 3 आर्टिकल, सब में 4 का डिफरेंस है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। और ये देखेंगे सबसे पहला क्या है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 352, 356 आपका राष्ट्रपति शासन और 360 आपका वित्तीय
जब इसको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे आपातकाल व्यवस्था को, तो काफी चीजें इसके अंदर भी कि देश में कब कब कौन से प्रकार का आपातकाल आपका लगा, कितने समय के लिए लगा, क्या क्या प्रावधान होते हैं इसमें आपातकाल में, ये सबको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप 3 चीज याद रखेंगे। पहला हम लोग बताया कि आपातकाल उपबंध कहाँ से लिया गया, आपका जर्मनी से लिया गया है। कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से आर्टिकल हैं? 352, 356 और 360। इंडिविजुअली इसके आर्टिकल्स भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप बेशक इनको ध्यान से पढ़ेंगे। आपातकाल हो गया जर्मनी से, और लास्ट आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, जिसको भाग 20 और अनुच्छेद 368 में यहाँ पे जगह दिया गया। संविधान संशोधन मतलब कि जो भी, जैसा कि हम लोग संसद द्वारा जो पारित संविधान या फिर जो विधेयक होता है, जो कानून होता है, उसमें अगर किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत पड़ती है कि अगर इसमें कुछ खामियां हैं, तो इसको हम लोग संविधान संशोधन के जरिए बदल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ से हमें लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी संविधान में संशोधन करने का प्रक्रिया है। तो ये चीजें हम लोगों ने कहां से कॉपी किया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और भारत के किस भाग में जगह दिया है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। तो इसके तहत क्या होता है? संविधान संशोधन। एक बार हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखेंगे ब्रिटेन से क्या क्या चीज लिया गया? 2 चीज हमारा, पहला संसदीय शासन और एकल नागरिकता। सेकंड, अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन। आयरलैंड से क्या लिया आपका? डीपीएसपी। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल का पद। रूस से क्या लिया गया आपका? मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया से आपका प्रस्तावना और सम्मति सूची। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल उपबंध। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। तो इन सारे चीजों को जिस प्रकार मैंने पढ़ाया आपको, जिस प्रकार से इंटरलिंक करके बताया, उसी प्रकार से आपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए आप फॉर श्योर रहिए कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपका प्रश्न आते हैं तो आपको डेफिनेटली आप स्ट्राइक करेंगे और बना के आएंगे। इससे मैक्सिमम आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो आपको याद रखेंगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हमको मालूम होना चाहिए कि किस चीजों को पढ़ना है और किस चीजों को छोड़ना है। उस 4 में से 3 भी आपको पता है तो चौथा आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज को बना के आएंगे। कई बार क्या था, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में लोग सब चीजें मिक्स कर देते हैं, हमको पता नहीं चलता है क्या चीजों को पढ़ना है, क्या चीजों को छोड़ना है। तो इसीलिए आपको इस प्रकार से इंटरलिंक करके काफी इंपॉर्टेंट चीजों को बताया गया है कि आपको कोई भी एग्जाम हो, अगर इनसे आपको प्रश्न बनते हैं तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।